हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, तो हम प्लास्टिड को देखते थे। इसकी जो खोज है वो किसने की थी? हैक्कल ने की थी। और नाम है वो किसने दिया था? शिम्पन ने दिया था। किसने की थी खोज? हैक्कल ने। और नाम किसने दिया था? शिम्पन ने दिया। प्लास्टिड यूकेरियोटिक प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। किसमें? यूकेरियोटिक प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एनिमल के अंदर क्या होता है? प्लास्टिड एक्सेप्ट होता है। अब बात क्या है यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर क्या होता है? हमारा प्लास्टिड जो है प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी जो प्लास्टिड है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसके पास में क्या होता है? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर जैसे कि माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा किसमें देखने को मिलता है हमको? है क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इन सब के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमको? डबल स्टैंडर्ड है सर्कुलर क्रोमोसोम। ठीक है। और जबकि वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल ही है। इसके कारण से इसके पास में क्या है? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए और अपना काम खुद चला सकते हैं। जबकि प्रोकैरियोट में क्या जाते हैं? हमारे पास बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा जाते हैं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाती है, जैसे साइनोबैक्टीरिया। प्लास्टिड क्या होता है? इसके डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। और मेम्ब्रेन जो ना इसके क्या होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। प्लास्टिड के अंदर देखें तो तीन आते हैं मेनली प्लास्टिड के अंदर। कौन सा आता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। कौन कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट आ जाता है, फर्स्ट टॉफी आ जाता है, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इसे हमें LC2 से याद कर सकते हैं ट्रिक बना के। कलर प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना, कलरलेस प्लास्टिड होता है। ठीक है। क्या होता है? कलरलेस होता है। यह सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। यह भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन का स्टोर करता है। किस किस का करेगा? कार्बोहाइड्रेट का करेगा, लिपिड का करेगा और प्रोटीन का करेगा। CLP के नाम से इसे हम याद कर सकते हैं। अमाइलोप्लास्ट किसका करता है? स्टार्च का करता है। ये तीन प्रकार का होता है ल्यूकोप्लास्ट जो है। कौन सा? अमाइलोप्लास्ट किसका करेगा? स्टार्च का। एल्यूरोप्लास्ट किसका करेगा? प्रोटीन का। इलियोप्लास्ट किसका करेगा? लिपिड का करेगा। लिपोइड का करेगा। एल्यूरोप्लास्ट किसका करेगा? प्रोटीन का करेगा। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च का। फिर देखो ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, ये कलर पिगमेंट होते हैं। ठीक है। इसके पास में क्या आ जाते हैं? जैसे कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं। कलर प्लास्टिड होता है क्रोमोप्लास्ट जो है। और इसके पास में क्या आ जाते हैं? जैसे कि कैरोटीनॉइड, कैरोटोन्स को जाएंगे, जैसे अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन और जेनटोफिल्स। पेरिकार्प और जो पेटल्स जो होते हैं ना, उसके पास मतलब पेरिकार्प कैरोटीनॉइड कहाँ देखने को मिलेंगे हमको? पेरिकार्प और पेटल्स के अंदर कैरोटीन्स। जैसे कि टमाटर का लाल होना, हरी मिर्च का लाल होना, ये किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन्स की वजह से होता है। और ये क्या है? एक कैरोटीनॉइड है। क्या है? कैरोटीनॉइड है, जिसकी वजह से क्या होता है? रेड कलर का प्रदान होता है। लाइकोपीनॉइड क्या है? हमारा लाइकोपीन है जो क्या करता है? मतलब लाल कलर देता है। किस किस को देगा? एक तो हरी मिर्च को कर देगा लाल। एक तो लाल मिर्च जो है, और एक जो हमारी टमाटर जो लाल है, किसकी वजह से है? लाइकोपीन की वजह से। लाइकोपीन क्या है? कैरोटीनॉइड है। फिर देखो फ्लावर पर्पल या वोयलेट। देखो कलर जो होता है ना, कौन सा होता है? एंथोसाइनिन होता है। ये क्या है? एक फूलों का पीला या नारंगी बैंगनी। ठीक है। फ्लावर का पर्पल होना किसकी वजह से होता है? कैरोटीनॉइड है हमारा। कौन सा है? एंथोसाइनिन की वजह से होता है। और फ्लावर का कैसा होना? पीला, ऑरेंज, और ऑरेंज हो गया, पीला हो गया, बैंगनी हो गया। ये किसकी वजह से होता है? अल्फा, बीटा, गामा कैरोटीन की वजह से होता है। गाजर का में क्या होता है? बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है? बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा गाजर के अंदर। और जो किसका सोर्स है? हमारा विटामिन ए, रेटिनल का सोर्स है, जो आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पर में टमाटर और मिर्च का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता था। किसकी वजह से होता था? क्लोरोप्लास्ट के कारण से होता था। बाद में फल के पकने पर उनका रेड क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन हो जाता है। फिर देखो बाद में क्या होता है? जैसे ये पक जाते हैं ना फ्लावर, जो मतलब ये फ्रूट जो है पक जाते हैं, तो क्या होता है? रेड क्लोरोप्लास्ट जो रहता है ना, वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित होने के कारण होता है। क्रोमोप्लास्ट पुनः क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित नहीं होता। फिर देखो क्लोरोप्लास्ट की वजह से तो क्या होता है? उसके अंदर हरा कलर होता है। ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है, जो कि इसके पास में क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं। कौन से हमारे एंथोसाइनिन वगैरह है, ये सब है। ये क्या करते हैं? लिकोपिन्स है, ये क्या करते हैं? मतलब कलर प्रदान कर देते हैं, पीला, हरा, बैंगनी, जिसकी वजह से। ठीक है। अब देखो प्लास्टिड देखे हम।
प्रोप्लास्टिड देखें तो प्रोप्लास्टिड से अगर एल्यूरोप्लास्ट बन रहा है तो इसके पास में कौन कौन रहता है, इसके पास में रहती है, इसके पास में रहते हैं प्रोटीन रहते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट के पास में रहता है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च रहता है। ठीक है, फिर देखो हम बात कर रहे हैं इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट बोलता है कि मैं तो रखूंगा, नाम से पता चल रहा है इलियो, लो लियो से इसे हम एल आई से हम लिपिड, लिपिड से याद कर सकते हैं कि इसके पास में क्या रहेगा, ऑयल और फैट रहेंगे। फिर देखो अगर ये क्लोरोप्लास्ट बनाता है तो इसके पास में क्या होगा, मतलब ये हरा रंग देगा। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर परिवर्तित हो जाता है, जो कि मतलब डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं वो देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है ये याद रखना जरूरी बात नहीं है, 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है। और जो चौड़ाई होती है ना वो कितनी होती है, 10 से 5 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है, 10 से 5 माइक्रोमीटर होती है। सेल का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, ये याद रखना। क्या है ये, सेल का सबसे जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है ना वो है। किचन ऑफ द प्लांट सेल है, प्लांट का क्या है, किचन का काम करता है। और ये क्या करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस भी ये करता है। सेंटर फॉर फोटोफॉस्फोराइलेशन, और क्या करता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है ना, लाइट की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण करना। क्या करता है, मतलब प्लांट सेल के अंदर एटीपी का निर्माण कहाँ होगा, लाइट ज्यादा पड़ेगी तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के लिए जो घुलना पड़ना वहां पर होगा। देखो क्लोरोप्लास्ट मुख्य रूप से लीफ की मेसोफिल सेल में पाया जाता है। कहाँ पे रहता है ये, जो लीफ की मेसोफिल सेल रहती है ना वहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या कितनी होती है, 20 से 40 पर सेल होती है, मतलब हर सेल के अंदर कितनी देखने को मिलेगी, 20 से 40। क्लोरोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड, जेंटोफिल एवं क्लोरोफिल पाए जाते हैं। कौन कौन से पिगमेंट है, जैसे कि कैरोटीनॉइड है, जेंथोफिल्स है और क्लोरोफिल है, ये पिगमेंट पाए जाते हैं। अब देखो कैरोटीनॉइड तो देखो डिफरेंट टाइप के कलर देंगे, और जेंथोफिल जो है मतलब इसको प्रोटेक्शन के अंदर हेल्प करते हैं, और क्लोरोफिल जो है मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देखो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, ठीक है, जो कितने से कितने एंगस्ट्रॉम की होती है, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम की होती है। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना वो भी कितने से कितने की होती है, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम की होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, इसके ऊपर क्या होता है, ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और इसके पास में क्या होते हैं, पोरिन्स प्रोटीन चैनल होते हैं। कौन से होते हैं, प्रोटीन मेम्ब्रेन, प्रोटीन प्रोटीन के पोरिन्स के चैनल्स होते हैं आउटर मेम्ब्रेन के पास में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है। फिर बाद में रहता है इनर मेम्ब्रेन, ये ट्रांसलोकेज ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है। ठीक है, क्या है, ट्रांसलोकेज ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। दोनों मेम्ब्रेन के मध्य पेरीप्लाज्मिक या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पाया जाता है। देखो देखो जैसे ये में आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में तो स्पेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, अब जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इसके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, और ये इसके बीच में क्या हो जाता है, मतलब ये एक हम ड्यूमन देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, थाइलोकोइड मेम्ब्रेन है या ग्रेनम है, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होता है और फोटोसिस्टम सेकंड प्रेजेंट होता है। और इसके ऊपर इसके पास में क्या होता है, जीरो और वन पार्टिकल एटीपीज प्रेजेंट होता है, जो कि क्या बनेगा, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे ल्यूमेन के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन का एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, प्रोटॉन के प्रोटॉन का जो है ल्यूमेन के अंदर। फिर देखो अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, मतलब ये क्लोरोप्लास्ट का जो रहता है ना, देखिए इसके हम इसकी स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर है। तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन रहती है ना वो टूट टूट के अंदर की तरफ इकट्ठी होती रहती है। तो ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर नीचे आती रहती है, वेसिकल्स बनती रहती है, ये इन वेसिकल्स को कहते हैं हम थाइलिन। और जब ये एक के ऊपर एक स्टेक हो जाती है सिक्के की तरह, तो जो संरचना बना लेती है ना, उसे हम कहते हैं गरेनम। ठीक है, अब ये एक ग्रेनम इसी प्रकार से दूसरी ग्रेनम है, ये जो दो ग्रेनम आपस में जिस डंडे से जुड़ी हुई रहती है उसे हमें स्ट्रोमा कहता है। ठीक है, अब स्ट्रो ये क्या है, अब देखो ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, फिर बाद के अंदर ये इनर मेम्ब्रेन है हमारी। ठीक है, और इन बीच के बाद बीच में क्या है, इसके पास में ये पेरी हमारा प्लास्टिड पेरीप्लास्टिडल स्पेस है। ठीक है, और ये स्ट्रोमा लेमिली, रेड चैनल और इंटरग्रेनम लेमिनी भी इसको कहते हैं। फिर देखो इसके पास में क्या है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और इसको एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और क्या होता है, इसके पास में 70s राइबोसोम होते हैं, जिसमें किसमें डिफरेंशिएट रहता है, 30s और 50s के अंदर। फिर देखो स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के पास में क्या होता है, प्रोटीन का मैट्रिक्स है ये।
ये इस पे क्या करता है, केल्विन साइकिल चलता है, यानी कि C3 साइकिल चलता है, डार्क रिएक्शन यहाँ पे ये होती रहती है। फिर देखो थाइलेकोइड जो होती है ना, मंकी में क्या होता है, मंके मंके थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ग्रेना, मक्का है ये, मंके नहीं है, मक्के। लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है। और स्ट्रोमा में कौन सी होती है हमारी, डार्क रिएक्शन होती है, मैट्रिक्स जो है। देखो क्लोरोप्लास्ट को हम दो टाइप में डिफरेंस कर सकते हैं, एक तो है ग्रेना और एक है स्ट्रोमा। देखो जो ग्रेनम होता है ना, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन मिलकर क्या कराती है, ग्रेना बनाती है। थाइलेकोइड मिलकर ग्रेनम और ग्रेना में परिवर्तित हो जाती है। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर, क्या होते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। 200 से 300, 250 से 400 क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। कितने होते हैं ये नंबर में, 250 से 400। और ये क्या बनाते हैं, मिलकर बना लेते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्वांटासोम्स बना लेते हैं, क्वांटासोम्स बना लेते हैं, जो कि क्या है, फोटोसिंथेटिक यूनिट है। ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे, क्वांटासोम्स बनाएंगे, ये जो है, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, लाइट रिएक्शन या हीट रिएक्शन या फोटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं। और इसकी जो खोज है ना, वो किसने की थी, आर्नल्ड ने की थी। आर्नल्ड ने, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसने की थी, आर्नल्ड ने की थी। अब कहते हैं लाइट जब आती है, ठीक है, तो एटीपीएस क्या करता है, अपना काम करता है, एडीपी के साथ में क्या करता है, एक फॉस्फेट को जोड़ देता है और क्या बना लेता है, एटीपी बना लेता है। फिर देखो स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होता है। इसके पास में क्या होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जिसका साइज कितना होता है, 400 के बी, याद रखना कितना, 400 के बी। यह माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से ए, बड़ा होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए ना उससे बड़ा है हमारा जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ना हो। इस पर लगभग 100 जीन पाई जाती है। जीन कितनी होती है, नंबर ऑफ जीन 100 जीन है, ठीक है। और साइज कितना है, 400 के बी का है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहलाता है, क्या है, सेमी ऑटोनोमस। और एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है इसके पास में, रुबिस्को प्रेजेंट है। रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेटेज प्रेजेंट है, क्या है, रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेटेज कार्बोक्सी ऑक्सीजनेज है ये। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला, मतलब पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा मात्रा में जो है ना, वो कौन सा है, रुबिस्को है। एनिमल की बात करें तो कौन सा जाता है, सेलुलोज आ जाता है। फिर देखो अब राइबोसोम जो है वो कौन से टाइप के हैं, 70 इस टाइप के हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल की बात करें तो क्या होता है, इसके अंदर एक तो हेयर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो एक टेल देखने को मिलेगी। और ये जो हेयर और टेल दोनों है ना, जिस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, वो कौन सा बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ये ध्यान रखना। हेड के पास में क्या होती है, टेट्रापाइडल रिंग होती है, क्या होती है, टेट्रापाइडल रिंग होती है। साथ में क्या है, पोरफायरिन रिंग है। और सेंटर में क्या होता है इसके पास में, Mg+2 होता है, याद रखना क्या होता है, Mg+2 होता है। फिर जो फाइटोल टेल है ना, ये क्या होता है, इसके पास में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ईस्टर बॉन्ड होता है। देखो क्लोरोफिल क्या होते हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल देखें कौन से क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड है, जेंथोफिल का सिक्रेशन सेपरेशन है नाम, मतलब जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन कौन देखने को मिलता है हमको, एक तो रहता है क्लोरोफिल का कमरा, एक रहता है कैरोटीनॉइड का, एक रहता है जेंथोफिल का। और एक इनको अब अलग करना है तो हम किसकी सहायता से करते हैं, क्रोमेटोग्राफी की सहायता से अलग कर लेते हैं इन पिगमेंट मॉलिक्यूल को। एक क्लोरोप्लास्ट में 100 से 200 गरेना पाए जाते हैं। कितने होते हैं गरेना के नंबर, 100 से लेके, सॉरी 20 से लेके 100 रहती है नंबर के अंदर, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखें तो ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल में फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया होती है। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं, यानी कि एडीपी का वही बात है, लाइट की प्रेजेंस में एटीपीएस क्या करेगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को उठाएगा, एडीपी के साथ में जोड़ेगा और एटीपी बना लेगा। ये सिर्फ प्रोजेक्ट कहाँ होता है, प्लांट के अंदर होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में एटीपी बनता है, मतलब एक क्लोरोप्लास्ट तो बना ही रहा है एटीपी, साथ में कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी बनता है। जबकि हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में सिर्फ कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, यानी कि जो एटीपेज एंजाइम है वो किसके सहायता से एटीपी बनाएगा, O2 की सहायता से बनाएगा। ये क्या करता है, एडीपी के साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ेगा और एटीपी बना लेगा। प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में क्लोरोप्लास्ट, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन में भाग लेता है। मतलब प्लांट के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों है, वो दोनों क्या करेंगे, फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जबकि एनिमल के अंदर देखें तो रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ कौन करेगा, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वही करेगा। देखो क्लोरोप्लास्ट विटामिन के, ई,
रूबिस को आयरन का स्टोरेज करता है। क्या क्या पास में रहता है इसके पास में? विटामिन के रहेगा, ठीक है, ई रहेगा, इसके साथ में ये रूबिस कोलिटम तो है ही, साथ में आयरन भी इसके पास में प्रेजेंट रहेगा। फिर देखो ओपी जो है, यानी कि हमारा ओपी और पीपी, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन में साइटोक्रोम यूज होता है। क्या यूज आएगा? साइटोक्रोम यूज आएगा। देखो पेरिप्लास्टिड्स में क्या होता है? डिवीजन होता है। दोनों में कौन सा एंजाइम यूज है? साइटोक्रोम यूज होता है। तो यूज होता है साइटोक्रोम। देखो पेरिप्लास्टिड जो है वो क्या करता है? डिवीजन करके क्या बना लेगा? प्लास्टिड बना लेगा। प्लास्टिड क्या बनाएगा? क्लोरोप्लास्ट बनाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन कलर का मैग्नीशियम, ग्रीन कलर मैग्नीशियम आयन इसके पास में प्रेजेंट होता है। अब एलगी के अंदर देखें हम, तो कितना होता है? एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एलगी के पास में, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में कितने देखने को मिलेंगे? हमको 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे प्रत्येक मेसोफिल सेल के अंदर। सी शेप, गडल शेप, कॉलर्ड शेप क्लोरोप्लास्ट जो है, यानी कि ऐसा जो सी आकार का जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसके अंदर देखने को मिलेगा? हमको यूलोथ्रिक्स के अंदर देखने को मिलेगा। हायर प्लांट्स में क्या होता है? डिस्कोडल टाइप का होता है। हायर प्लांट्स में कैसा है? डिस्कोडल, डिस्कोडल, ये याद रखना। फिर देखो माइक्रोबॉडीज की बात करें, देखो जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में स्फेरिकल शेप्ड यानी कि गोलाकार आकृति के सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है ना, माइक्रोबॉडीज पाई जाती है। प्लांट और एनिमल दोनों में मतलब छोटी छोटी गोलियां प्रेजेंट रहती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, उनके डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो उनको क्या कहते हैं? माइक्रोबॉडीज कहते हैं। माइक्रोबॉडीज में क्या जाती है? हो जाती है स्पोरोसोम्स आ जाती है, ठीक है, और एक आ जाती है पेरोक्सिसोम, जिसे यूरिकोसोम भी कहते हैं। याद रखना ये क्या नाम है? यूरिकोसोम बोलते हैं हमारे किसको? पेरोक्सिसोम को। इसके साथ में हो जाता है ग्लाइकोजिसोम्स। क्या होता है? ग्लाइकोजिसोम। इस फिरोसोम में बात करें, प्लांट लाइसोसोम, खोज जो होते हैं ना प्लांट के लाइसोसोम, प्लांट में जो लोग लाइसोसोम होते हैं उसकी जो खोज है वो किसने की थी? पन्नन ने की थी। किसने? पन्नन ने। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, स्फेरिकल, और सिर्फ किसने मतलब खोज किसमें प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। कौन? स्फेरोसोम। और पेरोक्सिसोम जो है या फिर जो रोगोसोम है, इसकी जो खोज किसने की थी? डिड्यूब ने की थी, बोहिडीन ने की थी, ठीक है। और ये भी क्या है? एक तरीका का लाइसोसोम ही है। तो ये क्या है? इसके पास में मतलब कैटालिसिस एंजाइम प्रेजेंट होता है, और जो क्या करता है? H2O2 का क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है। H2O2 का यूज करके मतलब मेटाबॉलिज्म में काम करता है। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोलेट पाथवे में यूज होता है। कौन सा? ग्लाइकोलेट पाथवे में। ये चीज याद रखना। फिर देखो ग्लाइकोजिसोम्स जो है, बीवर ने बताया था इसके बारे में। किसने बताया था? बीवर ने बताया था। और ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ऑयल सीड, ऑयली सीड एवं यीस्ट में देखा गया है। किसमें? ऑयली सीड में। और जो मतलब जिन सीड के अंदर तेल की मात्रा ज्यादा थी, एक तो उसके अंदर, और एक ईस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। फिर क्या करता है ग्लाइकोजिसोम? ग्लाइकोजी ग्लाइकोजिलेट पाथवे से क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्या करता है मतलब फेट का ये ग्लाइकोजिसोम है ना, वो क्या करता है? फेट को लेगा और पाथवे चलाएगा। कौन सा? ग्लाइकोजिलेट पाथवे। और क्या बना देगा? कार्बोहाइड्रेट बना देगा। फिर देखो ये हमारे आ जाती है मतलब सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फैटी लिपिड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड। 16 कार्बन से लंबी हाईली स्पेशलाइज्ड फैटी एसिड चेन पेरोक्सिसोम के सिंथेसिस में काम आती है। मतलब 16 कार्बन से लंबी जो फैटी एसिड की चेन होगी ना, मतलब जिनमें कार्बन कितने होंगे? 16 कार्बन से ज्यादा होंगे, तो ऐसे फैटी एसिड है वो किसमें काम आएंगे? हमारे पेरोक्सिसोम को बनाने के अंदर काम आएंगे। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट राइबोसोम आ जाता है। राइबोसोम की जो खोज है ना वो किसने की थी? पेलेर्ड ने की थी। किसने? पेलेर्ड ने की थी। और नाम किसने दिया था? रॉबिन्सोनियन रॉबर्ट ने दिया था। किसने दिया था? रॉबिन्सोनियन रॉबर्ट ने दिया था। फिर देखो ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है, इनके पास में मेम्ब्रेन नहीं होती है। क्या होती है? ये चीज याद रखना, इनके पास में मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती है। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है, सेल फैक्ट्री या साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस है। या क्या कहते हैं? सेल फैक्ट्री या साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस है, ट्रांसलेशन में काम आते हैं। ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलेशनल एपरेटस। इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल एपरेटस भी ये कहते हैं। फिर देखो राइबोसोम जो है ना, इसके पास में एक तो होता है राइबोसोमल आरएनए, एक होता है राइबोसोमल प्रोटीन। अब राइबोसोमल आरएनए, ठीक है,
राइबोसोम के पास में एक तो आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन भी है। अगर आरएनए की बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर क्या कैसा होता है, मतलब क्या-क्या देखने को मिलेगा, 5 एस आरएनए, ठीक है, 16 एस आरएनए और 23 एस आरएनए। जबकि यूकेरियोट के अंदर हम बात करें तो क्या देखने को मिलेगा, 5 एस आरएनए, 5.8 एस आरएनए और 18 एस आरएनए और 28 एस आरएनए। ये क्या बनेगा, आर आरएनए का बनेगा। एस में ये एस का है यहाँ पर सेडिमेंटेशन कांस्टेंट है, जो कि क्या है, एक्स वेडबर्ग कांस्टेंट है। खोज किसने की थी, पहले ने की थी। नाम किसने दिया, रॉबर्ट सोनियन रॉबर्ट ने दिया था। अब देखो हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, राइबोसोम जो होता है ना, एक प्रोकैरियोट वाला कितना का होता है, 17 टाइप का होता है। इसकी स्मॉल यूनिट को क्या कहते हैं, 30 बोलते हैं। और इसके पास में क्या क्या रहता है, इसके पास में रहता है 16 आरएनए रहता है, और साथ में 21 टाइप के अलग प्रकार की राइबोसोमल प्रोटीन्स रहती है। और लार्ज वाले की बात करें तो 15 आरएनए रहता है, मतलब 15 सब यूनिट बनाता है लार्ज सब यूनिट जो है। और इसके पास में क्या रहता है, मतलब 5 आरएनए रहेगा, 23 आरएनए रहेगा, और साथ में 34 प्रकार की राइबोसोमल प्रोटीन भी रहेगी। और यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो ये कितना होता है, टीएस टाइप का होता है। स्मॉल सब यूनिट जो होती है उसको 40s बोलते हैं। इसके पास में क्या होता है, 18 एसआरएनए होता है, ठीक है। और साथ में क्या होता है, इसके पास में 30 प्रकार की अलग प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक है। फिर देखो, जो लार्ज सब यूनिट होती है ना, वो कितनी होती है, 6 टाइप की होती है। इसके पास में क्या है, 5 एस आर एन ए तो है ही, या 5.8 एस आर एन ए भी है, 20 एस आर एन ए भी है, और साथ में क्या है, 50 अलग टाइप की प्रोटीन भी है। और ये जब ये स्मॉल यूनिट 30s की होती है और लार्ज यूनिट 50s की होती है। इसके अंदर स्मॉल यूनिट 40s की, लार्ज यूनिट सब 60 एस टाइप की होती है। इसके पास में 21 टाइप की प्रोटीन होती है। इसके पास में 34 होती है। इसके पास में जो स्मॉल होती है 30 टाइप की डिफरेंट प्रोटीन होती है, और 60s वाले के पास में होती है मतलब 50 टाइप की डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें हम, है ना, तो ये हमारी स्मॉल यूनिट है। ये हमारा है प्रोकैरियोट रेस वाला, जिसके पास में मतलब ये हमारा 16s आर आर एन ए, जो कि मतलब ये mRNA के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। पोलियूरिन पोलिप्यूरिन पोलिप्यूरिन सीक्वेंस, एजिरी सीक्वेंस, शाइडनगनो सीक्वेंस पाया जाता है। क्या होता है इसके पास में, पोलिप्यूरिन एजीजी एजीजी सीक्वेंस पाया जाता है, ठीक है। और जो लार्ज सब यूनिट होती है ना, मतलब और क्या होता है इसके पास में, मतलब ए साइट होती है, ठीक है, जहाँ पे चार्ज टीआरएनए होता है, अमाइनो असाइल साइट होती है, और पेप्टिडाइल साइट भी होती है। और ई साइट जो होती है वहां पे क्या आता है, अनचार्ज टीआरएनए आता है। फिर देखो 13s और 15s यूनिट जो है, यानी कि 30 वाली छोटी है, 50s वाली क्या है, लार्ज है। ये क्या करेगी, एसोसिएशन कर लेगी। जब हम कितनी कंसंट्रेशन देते हैं मैग्नीशियम आयन की, 0.001 मोलर दी है, कितनी, 0.001 मोलर। तो मैग्नीशियम लेस देन 0.00 मोलर जो होता है ना, डिसोशिएट हो जाता है। अगर इससे हम कम कर दें तो मतलब वो डिसोशिएट हो जाते हैं। और सोशिएट करने के लिए हमें इतनी तो कंसंट्रेशन देनी पड़ेगी मैग्नीशियम आयन की, कितनी, 0.0019। तो क्या होता है, मतलब ये जो राइबोसोम रहता है ना, यदि मैग्नीशियम मोर देन 0.1 mm है, ठीक है, तो पॉलीराइबोसोम्स बन जाते हैं। कितने, अगर मैग्नीशियम अगर हम इसकी कंसंट्रेशन दे दें तो क्या होंगे, एक ही mRNA के ऊपर पॉलीराइबोसोम्स पॉलीसोम है, जिसे रिगोसोम्स भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, रिगोसोम भी बोलते हैं। 70s वाले को क्या करते हैं हम, मैग्नीशियम आयन की ना कितनी कंसंट्रेशन कर दे, 0.0 मोलर को 10 गुना दे दे, 10 गुना तक, तो क्या देंगे, 100s बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 100s का। और 18s को हम जोड़ दें, ये इम्पोर्टेंट है। 70 वाले बना लेंगे 100s टाइप बना लेंगे, जब ये मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन 0.01 मोलर से 10 गुना ज्यादा है। वैसे अगर 80s को हम जोड़ दें और उनकी कंसंट्रेशन जो है हम कितनी कर दें, जो 0.001 मोलर की 10 गुना तक कर दें, तो 120 डायमीटर, 120s डायमीटर डायमीटर तक बना लेते हैं। फिर देखो 23 एस राइबोसोमल आरएनए पेप्टिडाइल ट्रांसफर्स के रूप में कार्य करता है। किसके, पेप्टिडाइल पेप्टाइड बॉन्ड के निर्माण में ये काम करता है। इस एंजाइम की उपस्थिति में दो अमीनो एसिड के मध्य पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। यह एक नॉन प्रोटीनियस एंजाइम है। क्या है, नॉन प्रोटीनियस एंजाइम है, मतलब जो प्रोटीन से मिलकर के नहीं बना हो, जिसे हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम की सब यूनिट का एसोसिएशन और डिसोसिएशन Mg+2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, मतलब मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और जुड़ना और उसका टूटना। फिर देखो
हम इसकी लार्ज सब यूनिट देखें तो लार्ज सब यूनिट की ये स्ट्रक्चर है, जिसके पास में ये तो हो जाता है स्टोक, और ये है हमारा सेंट्रल प्रोटो प्रोट्यूबियंस, और ये हो जाता है हमारा रिज, और ये हो जाती है वेली। फिर वैसे स्मॉल 30s वाले की देखें तो ये वाली स्ट्रक्चर जो हो जाती है बेस, और ये वाली हो जाती है हेड, और क्लेफ्ट और प्रोटीन प्लेटफॉर्म भी इसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ राइबोसोम देखे हम तो ये कहता है ये प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। साथ में प्रोटीन फोल्डिंग में सहायता करता है, मतलब प्रोटीन की फोल्डिंग में भी सहायता करेगा, प्रोटीन को फोल्ड करने में, चौकोर प्रोटीन को बनाने में। राइबोसोम का निर्माण जो है ना कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में। राइबोसोम की फैक्ट्री होती है ये। फिर देखो न्यूक्लियस या कैरियर, रॉबर्ट ब्राउन ने किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 के अंदर। ऑर्किड की रूट सेल में न्यूक्लियस की स्टडी की थी, मतलब ऑर्किड की जो रूट है ना वो ली और उसकी ने स्टडी की, किसने, हमारे जो रॉबर्ट ब्राउन साहब है उन्होंने, कब, 1831 के अंदर। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे, कैरियोलॉजी कहेंगे। स्टांस बर्गर ने बताया कि नए न्यूक्लियस का ओरिजिन पुराने ओल्ड न्यूक्लियस से होता है, यानी कि जो स्टांस बर्गर है ना उसने क्या कहा कि नया न्यूक्लियस जो बनता है ना वो पहले से प्रेजेंट पुराने न्यूक्लियस से ही होता है। न्यूक्लियस में क्रोमेटिन की स्टडी जो रहा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन जो है उसकी स्टडी किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, और फिजियोलॉजी ऑफ न्यूक्लियस की स्टडी, यानी फिजियोलॉजी किसने बताया, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन है उसकी फिजियोलॉजी के बारे में किसने बताया था, वो बताया था हमारे हेमरलिंग ने। ये याद रखना, हेमरलिंग हेमरलिंग। फिजियोलॉजी किसने बताया, हेमरलिंग ने बताया। किसने, मतलब किस ऑर्गेनिज्म में उन्होंने देखा, एसाटाबुलोरिया के अंदर देखा था। ये क्या है, लार्जेस्ट पेलिकल सेल है, जो कि कैसी है, यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सेल है, ये एक कोशिकीय सेल है। कौन सी, हमारी एसिडाबुलोरिया। फिर देखिए न्यूक्लियस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। डीएनए के फॉर्म में सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का रेगुलेशन करता है। क्या करता है, न्यूक्लियस जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक तो स्टोर करेगा, ठीक है, डीएनए के फॉर्म में। और सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसको क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा। यदि यूकेरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब सॉरी सभी यूकेरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है ना वो क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, डबल वेल डिफाइंड और डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, एक्सेप्ट है हमारा एक तो ट्यूब मेमल्स की मेच्योर आरबीसी के अंदर हमारा न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है। मेमल की आरबीसी, ऊंट, लामा, न्यूक्लियस एक्सेप्शन देखो, मेमल, आरबीसी, ऊंट और जो लामा है उनमें क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और कैसा होगा, बाई कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, मेमल की मेच्योर आरबीसी में, लेकिन एक चीज और है, कहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है, उनमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस बाई कॉन्वेक्स टाइप का होता है, एक तो होता है ऊंट, एक होता है ऊंट और एक होता है लामा। फिर देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, एक सेल में कितना होता है, एक न्यूक्लियस रहता है। जबकि सीलेड प्रोटोजोन्स जैसे कि पैरामीशियम है, इसके अंदर कैसा होता है, बाई न्यूक्लियट न्यूक्लियस होता है। दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं, एक तो है माइक्रो न्यूक्लियस, एक होता है मेगा न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो किसमें हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। और जो मेगा न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता है। मेगा न्यूक्लियस क्या करेगा, रेगुलेट करेगा कौन सी एक्टिविटीज को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। फिर देखो जो ओपिनिना है उसके, वो क्या है, मल्टी न्यूक्लियट है, एक से ज्यादा उसके अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। और जो मसल सेल है उसमें भी एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। देखो जो सिंसियम स्ट्रिप्ड स्केलेटल मसल्स जो है, कौन सी स्ट्राइप्ड स्केलेटल मसल है वो कैसे होती है, मल्टी न्यूक्लियर होती है। और जो कि नीमाटोड है, प्लेटी हेलमिंथेस है, इनकी अगर एपिडर्मिस हम देखें किसकी, एक तो नीमाटोड की, एक प्लेटी हेलमिंथेस की, वो भी क्या है, मल्टी न्यूक्लियट है, यानी कि उनके अंदर न्यूक्लियस की संख्या क्या होती है, एक से ज्यादा होती है। यदि प्लांट सेल मल्टी न्यूक्लियट है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिनोसिटिक स्टेज बोलेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है, डायरेक्टर ऑफ सेल होता है। कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर बोल सकते हैं, किसका, सेल का डायरेक्टर बोल सकते हैं, और कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। फिर देखो हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की। न्यूक्लियस जो होता है ना डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, देखो जैसे केरियो थिक्का हो जाता है सबसे पहला तो इसके पास में। ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप भी ही कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। फिर देखो फिर बाद में आता है कैरियोप्लाज्म, जिसे कैरियो लिम्फ भी बोलते हैं हम।
न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं। क्या-क्या बोल सकते हैं इसके अंदर वाले लिक्विड को? कैरियोप्लाज्म बोलते हैं, कैरियोलिम्फ बोलते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। फिर देखो जो न्यूक्लियस होता है ना, वो राइबोसोमल फैक्ट्री, ठीक है? खोज जो किसने की थी? फोंटाना ने की थी इसकी। क्या होता है मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो कौन बनाएगा? हमारा राइबोसोम बनाएगा। राइबोसोम का निर्माण कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। फिर देखो क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन दो प्रकार का हो जाता है। एक तो हो जाता है यूक्रोमेटिन, एक हो जाता है हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है। सबसे पहले देखो ये जो है आउटर मेम्ब्रेन, जो कि किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। फिर इसके बीच में आ जाती है पेरिन्यूक्लियर स्पेस आ जाता है, जो कि कितना होता है? दो मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो रहती है उनके बीच के स्पेस को पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, और ये कितना होता है? 100 से 500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसको हम बोलते हैं केजोथिका या फिर न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं। ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाता है, कैरियोप्लाज्म आता है, या फिर कैरियोलिम्फ आ जाता है। इसका अंदर वाला जो भी मटेरियल रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और देखो ये जो मेम्ब्रेन रहती है ना, आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक पोर या कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एनुलस भी बोलते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? ये जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, इसको हम एनुलस बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटीन प्लस न्यूक्लियर पोर जो है, मतलब ये क्या करता है? चीजों का आदान प्रदान करने में काम करेगा। ठीक है। न्यूक्लियर और इसका जो साइज होता है ना, 300 से 1000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। देखो केरियोप्लाज्म जो है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, वो किसमें पार्टिसिपेशन काम करता है? ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए की स्प्लाइसिंग जो होती है, वो यहाँ का इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वहां पे होगी। किसकी? इसकी स्प्लाइसिंग जो भी है हमारी न्यूक्लियस की, वो। फिर देखो ये है हमारा क्रोमेटिन, और ये आ जाता है हेटेरोक्रोमेटिन, ये बना लेता है हमारा क्रोमेटिन बना लेता है। देखो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है? ये क्या है हमारा? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन जो है, जो किसके अराउंड होता है? हमारे न्यूक्लियस के प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? फिब्रिलर रीजन, प्रोटीन और डीएनए बनना होता है। ग्रेनुलर रीजन जो होता है प्रोटीन और आरएनए का। फिब्रिलर रीजन जो होता है ना, उसके पास में क्या होता है? प्रोटीन और डीएनए। ये चीज याद रखना, क्या है? प्रोटीन और डीएनए। और ग्रेनुलर रीजन जो है प्रोटीन और आरएनए। फिर देखो अमोर्फस रीजन जो है केवल प्रोटीन का है। इसके पास में देखो प्रोटीन तो सबके पास में है। फिब्रिलर के पास में क्या होता है? डीएनए होता है। ग्रेनुलर के पास में क्या होता है? आरएनए होता है। फिर देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिए थिकल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के मध्य क्या होता है? 100 से 500 एंगस्ट्रॉम का स्पेस पाया जाता है। अगर हम नैनोमीटर में देखें तो कितना हो जाता है? 100 से 50 नैनोमीटर का एक स्पेस पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और ये मतलब मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण जो होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कौन करता है मेम्ब्रेन का निर्माण? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ये जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा क्या होता है? विभिन्न पदार्थों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। यानी कि हमको कुछ भी चीज अंदर बेचनी है, बाहर जानी है, तो ये उसके लिए क्या काम करेगा? गेट का काम करेगा। ठीक है। फिर आता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है ना, इसको हमें दो चीज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तो होता है एनुलस, जो कि क्या होता है? न्यूक्लियर प्लाज्मिक प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एनुलस और न्यूक्लियर प्रोटीन। फिर देखो अब हम, ये क्या है? हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है? हमारी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है। लेमिन प्रोटीन से बन के बनी होती है। इनर प्रोटीन जो है किससे? लेमिन प्रोटीन से, जिसे हम न्यूक्लियर लेमिना भी बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है, ये क्या है? हमारी न्यूक्लियो प्लाज्मिन प्रोटीन है। ठीक है। और ये फिब्रिलर है। ठीक है। और ये आउटर रिंग है और ये इनर रिंग है। फिब्रिलर है, जिसके पास में डीएनए और प्रोटीन दोनों होता है। और रेडियल स्ट्रोक भी है। ठीक है। क्या है? रेडियल स्ट्रोक। और एक्स प्रोटीन, जो मतलब ये प्रोटीन को बाहर भेजेगी, एक्स प्रोटीन जो है। और इम्पोर्टिन जो है वो अंदर आएगी। एक्स प्रोटीन और इम्पोर्टिन, इम्पोर्टिन मतलब अंदर आना, एक्स प्रोटीन मतलब बाहर जाना। फिर देखो जो के जो प्लाज्म है, के जो लिम्फ है, न्यूक्लियर प्लाज्म है, ये डीएनए, आरएनए, स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है सब प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं यहाँ पे। एंडोन्यूक्लियर एंजाइम भी पाया जाता है। कौन सा एंडोन्यूक्लियस? मिनरल जैसे कि कैल्शियम प्लस टू है, एमजी प्लस टू भी पाए जाते हैं, मिनरल की अगर हम बात करें।
ठीक है। फिर डीएनए रेप्लिकेशन होता है यहाँ पे और ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, ठीक है। और क्या होता है, आरएनए की स्प्लाइसिंग भी होती है, यानी कि आरएनए क्या है के अंदर कटिंग फटिंग जो भी है खराब चीजें निकालने का काम है। फिर होता है न्यूक्लियोलस, जिसके क्या होता है, राइबोसोम की फैक्ट्री होता है। न्यूक्लियोलस जो है मतलब राइबोसोम बनाता है, इसकी जो खोज है ना वो किसने की थी, फोन कोना ने की थी, ठीक है। और मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है, इसके पास में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। और क्रोमेटिन के पास, क्रोमेटिन के साथ अटैच होकर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन बनाते हैं। और जो मतलब ये न्यूक्लियोलस है वो क्रोमेटिन के साथ में क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है और एक रीजन बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्या बनती है, राइबोसोमल प्रोटीन जो भी होती है ना वो यहीं पर ही बनती है, ठीक है। राइबोसोम की जो भी प्रोटीन है वो सारी काम बनेगी न्यूक्लियस में बनेगी, क्योंकि यहाँ ये एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट पाया जाता है। क्या कहता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट पाया जाता है इसके पास में। फिर देखो केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें तो प्रोटीन जो होती है ना वो कितनी होती है, 85% होती है। डीएनए जो होता है ना वो कितना होता है, 10% होता है। और जो आरएनए होता है वो कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 5% होता है। केमिकल मॉडिफिकेशन की बात करें, प्रोटीन कितना है, 85%, डीएनए कितना है, 10%, आरएनए कितना है, 5%। प्रोटीन कितना है, 85, डीएनए 10, आरएनए 5। फिर देखो न्यूक्लियोलस जो है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो फिब्रिलर रीजन है ना, फिब्रिलर रीजन इसके पास में प्रोटीन और डीएनए दोनों प्रेजेंट होता है। वो जो ग्रेनुलर रीजन है उसके बाद में प्रोटीन भी है और आरएनए भी है। और जो एमोर्फस रीजन भी है, केवल प्रोटीन ही प्रेजेंट है। फंक्शन जो है मतलब ये क्या करता है, राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। राइबोसोम का निर्माण जो है ना उसका नाम काम करेगा ये। फिर देखो जो न्यूक्लियोलस की संख्या होती है ना फ्रोगी की उस साइड में हमने देखा तो कितनी मिली, 2000 देखने को मिलेगी। और ओनियन में देखें तो कितनी मिलेगी, 4 देखेगी। और ह्यूमन के अंदर देखें तो कितने मिलेंगे, 5 पेयर्स, पेयर्स के अंदर मिलेंगे, यानी कि टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। अब बात करें क्रोमेटिन की, तो क्रोमेटिन की मतलब किसने देखा था सबसे पहले, नाम जो दिया वो फ्लेमिंग ने दिया था। अगर स्ट्रेन देखें तो कौन से कौन सा स्ट्रेन पता चलेगा कि भाई हमारा क्रोमेटिन है। तो देखो एसिटाबुलेरिया, एसिटो ओरेसिन और जियाज्मा स्ट्रेन है। उससे क्रोमेटिन को हम क्या कर सकते हैं, स्टैन कर सकते हैं। और इंटरफेज स्टेज के अंदर हमको क्या देखेगा, क्रोमेटिन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, मतलब सेंट्रोसोम है। और क्रोमेटिन क्या होते हैं, लंबे पतले धागे जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है। फिर आ जाता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आ जाता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। सेल डिवीजन के समय क्रोमेटिन क्रोमोसोम में परिवर्तित होता है, यानी कि जब सेल डिवाइड कर रहा है तो ना तो क्रोमेटिन किस में हो जाता है, क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो क्रोमेटिन को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा यूक्रोमेटिन, एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। अब इनको देखते हैं हम। देखो जो यूक्रोमेट्री रहता है ना वो कैसा होता है, मतलब लाइट स्टैंड होता है, जल लाइट रहता है। और ये एक्टिव रहता है, जनरली क्या करता रहता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन भी करता है। और साथ में मतलब स्टोन प्रोटीन की मात्रा होती है ना इसके पास में कम होती है, क्योंकि स्टोन ज्यादा रहेगी ना तो वो उसको इनएक्टिव कर देगी। यूक्रोमेटिन का जो सिंथेसिस होता है ना वो अर्लीस्ट फेज में होता है, मतलब जब अर्लीस्ट फेज होती है ना तभी इसका निर्माण हो जाता है। अब हेटेरोक्रोमेटिन की बात करें, ठीक है, तो ये कैसा होता है, डार्क स्टैंड होता है। कैसा हो जाएगा, डार्क स्टैंड हो जाता है और जनरली इनएक्टिव रहता है, जिसे हम क्या कहेंगे, जंक डीएनए कहेंगे। स्टोन प्रोटीन की अधिकता होती है इसके पास में। फिर देखो हम हेटेरोक्रोमेटिन देखते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन की बात करते हैं। देखो जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है ना इसको हम फर्दर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है, और एक होता है फैकल्टेटिव। जो फैकल्टेटिव होता है ना वो क्या करता है, बार बॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, बार बॉडी का निर्माण करता है। क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है ना, क्रोमेटिन की जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या होता है, एक तो डीएनए होता है, एक हिस्टोन होता है। अब डीएनए कितना बेस पेयर का होता है, 200 बेस पेयर का होता है। और ये क्या होता है, मतलब एसिडिक नेचर का होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इस 200 बेस पेयर डीएनए के हुए हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है 44 बेस पेयर को देखें हम तो उसके साथ में क्या अटैच रहेगा, उसके साथ में ऑक्टामर रहेगी, स्टोन प्रोटीन रहेगी, ठीक है। स्टोन प्रोटीन पर कोल्ड रहेगा।
ऑक्टामर स्टोन प्रोटीन पर ये क्या रहता है, कोइल्ड रहता है, ठीक है, 1/3 डीएनए पर प्रेजेंट, 1/3, ठीक है। और 50 वेस पर अगर देखें हम, जो स्टोन बच गया उस पर क्या है, सिर्फ लिंकर डीएनए है, यानी कि उसके साथ हिस्टोन अटैच्ड नहीं रहती है, ठीक है। फिर देखें, हम बात करें स्टोन प्रोटीन की, स्टोन प्रोटीन क्या होती है, एल्कलाइन नेचर की होती है, ठीक है। और इसके पास में सबसे ज्यादा कौन से अमाइनो एसिड होता है, आर के, यानी कि आर्जिनिन और लाइसिन की अमाउंट ज्यादा होती है, और ये कैसे होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है, और लाइसिन इसके पास में क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। कौन सी प्रोटीन के पास में, H1 प्रोटीन के पास में। और ये लिंकर प्रोटीन है, लिंकर स्टोन प्रोटीन, यानी कि जो लिंकर डीएनए रहता है ना हमारा, उसके साथ में अटैच रहती है ये लिंकर डीएनए। अब देखो ये मोनोमर फॉर्म के अंदर रहती है, ठीक है। H2 के पास में देखे हम तो क्या होता है, हमारा जो लाइसिन है वो ज्यादा है कंपैरिजन में किसके पास में, H2, मतलब कैल्शियम, सॉरी, जो हमारा लाइसिन की ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, आर्जिनिन के कंपैरिजन में। और ये क्या करती है, डाइमर बना लेती है दोनों, ठीक है। और ये जो H3 है और H4 की अगर बात करें, इसके पास में क्या है, हमारा R ज्यादा है, यानी कि आर्जिनिन अमाइनो एसिड ज्यादा है कंपैरिजन टू लाइसिन, ठीक है। फिर देखो ये हमारा डीएनए है, ये हमारी स्टोन प्रोटीन है, ये क्या हुआ, स्टोन प्रोटीन के चारों ओर कोल्ड हो गया, ठीक है। ये 146 बेस पेयर डीएनए है, स्टोन ऑक्टामर बन जाती है इसके पास में, ठीक है। दो रहते हैं हमारे H2 का डाइमर, ठीक है। और ये है हमारा लिंकर डीएनए, जिसके साथ में कौन सी प्रोटीन है, H1 बाइंडेड रहती है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ बेस पेयर इन डीएनए अपॉन 200। यदि एक डबल स्ट्रैंड डीएनए में 2000 बेस पेयर है, तो बताइए उसके पास में न्यूक्लियोसोम कितने हैं। न्यूक्लियोसोम की संख्या कितनी होती है हमारी, मतलब डीएनए का साइज दे दिया हमको, कितना है, 20,000। तो बेस पेयर कितने, न्यूक्लियोसोम में कितना होता है, 200 बेस पेयर का डीएनए रहता है, ठीक है। तो हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो 20,000 को हम 200 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 100 आ जाएगा। लिंकर डीएनए दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का कार्य करता है। लिंकर डीएनए क्या होता है, जो दो न्यूक्लियोसोम होते हैं ना हमारे, उसको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। किसका काम करेगा, लिंकर डीएनए दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम करेगा। न्यूक्लियोसोम जो होता है ना, मतलब किसके अंदर चेंज होता है, सबसे पहले सोलेनोइड मॉडल के अंदर चेंज होता है, फिर सोलेनोइड क्रोमेटिन के अंदर हो जाता है, क्रोमेटिन लास्ट में क्रोमोसोम में हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम किसमें, सोलेनोइड में, सोलेनोइड क्रोमेटिन में, क्रोमेटिन क्रोमोसोम के अंदर। फिर देखा फंक्शन की बात करें, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी का रेगुलेशन करता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितनी भी है न्यूक्लियस क्या करता है, उसको रेगुलेट करता है। डीएनए के रूप में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, डीएनए के रूप में क्या करेगा, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखेगा अपने पास में। न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया संपन्न होती है। क्या क्या देखने को मिलेगा, मतलब न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन भी देखने को मिलेगा, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो भी देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे डीएनए से आरएनए बनना वो कहलाता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। फिर देखो अब आ जाते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का नाम किसने दिया था, वाल्डेन ने दिया था, वाल्डेन ने दिया था, ऑफ मिस्टर ऑफ एंड लगेली। पोलन मदर सेल में देखा, माइक माइक्रोस्पोर मदर सेल किसके अंदर देखा था, जो क्रोमोज मतलब पोलन मदर सेल है ना, ट्राइडेंटेशिया के पुकेशन में, कौन सा है, ट्राइडेंटेशिया का पुकेशन लिया उन्होंने, पुकेशन कैसे कहते हैं, पोलन ग्रेन को ही कहते हैं। इस श्वासवर्धन ने सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम को देखा, जो श्वासवर्धन है ना, उसने क्या देखा, जब सेल डिवाइड हो रही थी तब देखा था। लेकिन जो हमारे वर्ल्डन ने इसका नाम दिया था, और हॉफमिस्टर और मेगेली ने इसको देखा था, किसने, मदर सेल के, वो जो हमारा पोलोनग्रेन है उसकी मदर सेल में, ठीक है। और स्ट्रासबर्ग ने किसने कब देखा, जब सेल डिवाइड हो रही थी तब। फिर देखो ये है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो कि 2 नैनोमीटर का है। जब इसके अंदर हम स्टोन डाल देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, 11 नैनोमीटर का में चेंज हो जाता है। 2, 11, फिर हो जाता है 30, फिर हो जाता है 300, फिर हो जाता है 300, फिर हो जाता है 700, लास्ट में आता है 1400। 30 नैनोमीटर वाले को देखो, ये बोल 2 नैनोमीटर वाला रहता है हेलिक्स, और 11 नैनोमीटर वाला रहता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग,
30 वाला रहता है सोलेनोइड मॉडल। 30 वाला क्या रहता है? सोलेनोइड मॉडल रहता है। मतलब उसमें मतलब गोले से बन जाएंगे। फिर बाद के अंदर बन जाता है हमारा 300 वाला स्कैफोल्ड बन जाता है। ठीक है। 300 वाला क्या होता है हमारा? सोलेनोइड मॉडल। 30 नैनोमीटर वाले को सोलेनोइड वाले को 300 वाले को बोलते हैं लूप मॉडल, जो कि क्या होता है हमारा? स्कैफोल्ड होता है। फिर बाद में हो जाता है मतलब इसके अंदर 6 लूप, रोजेट लूप 6 लूप बन जाते हैं। 30 रोजेट बन जाते हैं, तो एक कोइल को करके ये स्ट्रक्चर बना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं, जो कि कहता है 1400 नैनोमीटर का होता है। 30 नैनोमीटर वाले को क्या बोलेंगे? सोलेनोइड मॉडल बोलेंगे। फिर बाद में इसमें क्या होता है? स्कैफोल्ड प्रोटीन में आकर के बाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? 300 नैनोमीटर के अंदर। इसके अंदर लूप बन जाएंगे। कितने लूप बनेंगे? 6 लूप बनेंगे। ये जो 6 लूप है फिर आगे रोजेट स्ट्रक्चर के बना लेंगे। अब ये जो रोजेट स्ट्रक्चर बनी इसके अंदर वापस 300 रोजेट बन जाएंगे। 30 रोजेट बन जाएंगे, तो एक फिर बाद में ये कोइल्ड हो जाएंगे एक स्ट्रक्चर में। क्या बना देंगे? क्रोमेटिन बना देंगे। देखो क्रोमोसोम जो होता है ना, स्टडी ऑफ नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजी मेटाफेज के अंदर देखने को मिलेगा। शेप जो होती है ना, अगर हमको स्टडी करनी है, नंबर देखना है और मॉर्फोलॉजी देखनी है, ठीक है, तो मेटाफेज के अंदर देखेंगे। और अगर हमको क्या देखना है? क्रोमोसोम की इसकी शेप देखनी है, ठीक है, और मूवमेंट देखना है, तो किस में जाएंगे? एनाफेज के अंदर जाएंगे। क्रोमोसोम की लेंथ जो होती है ना, कितने से कितनी होती है? अगर लंबाई की बात करें, 0.5 माइक्रोमीटर से 32 माइक्रोमीटर तक होती है। ट्रिलियम के क्रोमोसोम लार्जेस्ट होते हैं प्लांट के अंदर। ट्रिलियम, जो प्लांट के अंदर जो ना ट्रिलियम बना उसका लार्जेस्ट क्रोमोसोम है। प्लांट सेल में एनिमल सेल की तुलना में क्रोमोसोम लंबे होते हैं। मतलब प्लांट में क्या होते हैं? एनिमल के कंपेरिजन में जो क्रोमोसोम है वो लंबे होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक बराबर कितने हो जाते हैं? टोटल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि जितने क्रोमोसोम है उतने डीएनए। अब प्लांट और एनिमल क्या है, हम डिफरेंशिएशन देखें। ठीक है, तो प्लांट सेल को म्यूकर हेमिन्स 2 क्रोमोसोम पंज, ठीक है, पंजाई म्यूकर हेमिन्स के अंदर 2 क्रोमोसोम। एनिमल की बात करें, एसिटा मेगासिपा 2 क्रोमोसोम। ठीक है, फिर ओटोकेंथा, ओटोकेंथा के अंदर 1600 क्रोमोसोम, जो कि क्या है? फिर देखो हेप्लोपेपस के अंदर 4 क्रोमोसोम है। हेप्लोपेपस क्या है हमारा? में 4 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। और ये किससे देखने को मिले? मतलब किससे बिलोंग करता है? हमारा एंजियोस्पर्म है हेप्लोकोकस, जिसकी फैमिली क्या है, किस परिवार से बिलोंग करता है? ये कंप्लीटी से। ये देखो अटोकेंथा के अंदर 1600 क्रोमोसोम, ये क्या है? प्रोटोजोआ है। होमोसेपियंस के अंदर 46 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। ओफियोग्लोसम के अंदर कितने हैं? 1260 क्रोमोसोम है। याद रखना, प्लांट कौन सा? ओफियोग्लोसम। रेटिकुलेटम के अंदर 1260 क्रोमोसोम। टेरिडोफाइट के अंदर ये क्या है हमारा? ओफियोग्लोसम टेरिडोफाइट है। और पाइथन सटाइम जो कि क्या है हमारा? जिम्नोस्पर्म है। इसके अंदर 14 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। 2n बराबर 14 क्रोमोसोम। जीएमएस की अगर बात करें तो उसके अंदर कितने देखने को मिलेंगे? मक्का जो है 20 क्रोमोसोम। फिर देखो केजू स्टडी ऑफ मेटाफेज ऑफ मायोसिस। केजू टाइप क्या होता है? मतलब कैरियोटाइप। अब मेटाफेज हमारी माइटोसिस जो है उसकी प्रोफेज के बाद में कौन सी स्टेज आ जाती है? मेटाफेज। उसके अंदर क्या होते हैं हमारे? जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो इक्वेटर प्लेट पे आकर के अरेंज हो जाते हैं। उसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कैरियोटाइप कहते हैं। क्रोमोसोम को नंबर, साइज एवं सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है? कैरियोटाइप कहलाता है। यानी कि नंबर के साइज और उसकी साइज कितनी है, और सेंट्रोमियर, कौन सी 3 चीज है? NSC। ठीक है, नंबर है, साइज है और सेंट्रोमियर है। उसके बेसिस पे अरेंज करना क्या कहलाता है? कैरियोटाइप कहलाता है। वुमन के अंदर कितना होता है? 2n बराबर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर 22, टोटल कितने हो जाते हैं? 23 पेयर्स हो जाते हैं। 22 पेयर्स होते हैं ना, वो तो कुछ होते हैं ऑटोजोम्स होते हैं हमारे। ठीक है, और 23 पेयर क्या होते हैं हमारे?
सेक्स क्रोमोसोम हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एलोसोम्स कहते हैं। और ये कौन सा होता है, एक्स वाई जो होते हैं वो हमारा किसका निर्माण करेंगे, मेल बनाएंगे, और एक्स एक्स है तो फीमेल बन जाएगी। फिर होता है ईडियोटाइप या ईडियोलॉजी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप। अगर हम कैरियोटाइप का ग्राफिकल ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, एडियोटाइप कहते हैं या कैरियोटाइप कहते हैं। एडियोटाइप और सॉरी ईडियोटाइप या ईडियोग्राम बोलते हैं। क्रोमोसोम का अरेंजमेंट घटते क्रम को आकार घटते क्रम में आकार मतलब घटते क्रम में अरेंज किया जाता है, ऐसा होगा ये। मतलब बड़े से छोटे क्रम के अंदर ट्रांसफर कर अरेंज करना उसको। सेक्स क्रोमोसोम को सबसे अंत में रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि वो सबसे छोटे होते हैं। 21वां क्रोमोसोम सबसे छोटा होता है, ना कि 22वां क्रोमोसोम होता है। सबसे बड़ा होता है 152 वाला। ड्रोसोफिला में सेक्स क्रोमोसोम को ऑटोसोम्स फ्रूट फ्लाई से पहले लिखते हैं। ग्रो ड्रोसोफिला में सेक्स क्रोमोसोम को ऑटोसोम से पहले लिखते हैं। यानी कि अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो उसमें हम पहले क्या लिखेंगे, हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम है उनको लिखेंगे और बाद में ऑटोसोम्स को लिखेंगे, यानी एलोसोम्स पहले आ जाएंगे हमारे किसके, जो ड्रोसोफिला है उसमें। फिर एक और सिग्निफिकेंस ऑफ इडियोटाइप की बात करें, यूज ऑफ इवोल्यूशनरी स्टडी, यानी कि इवोल्यूशन में का अध्ययन करने में हमारी हेल्प करेंगे। इसको द्वारा क्रोमोसोम के बेंडिंग पैटर्न का पता लगाया जाता है, यानी कि बेंडिंग पैटर्न का पता लगा सकते हैं हम इडियोटाइप के जरिए। फिर देखो एडेनिन थाइमिन, एटी का मतलब होता है एडेनिन थाइमिन, जिसका मतलब होता है ग्वानिन साइटोसिन। फिर देखो एक सेकंड, थोड़ा सा इसको बता कर लेते हैं। फिर देखो क्रोमोसोम का नंबर, मोर्फोलॉजी, म्यूटेशन का पता लगा सकते हैं, यानी कि हम क्रोमोसोम के नंबर का पता लगा सकते हैं, मोर्फोलॉजी की पता लगा सकते हैं, आकारिकी का, और म्यूटेशन का पता लगा सकते हैं। फोरेंसिक स्टडीज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में भी इसका काम कर सकते हैं। जीनोम का पता लगाना, क्रोमोसोमल म्यूटेशन का पता लगा सकते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, किसके बेसिस पे, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम किसके आधार पे देख रहे हैं, सेंट्रोमियर के आधार पे देख रहे हैं। तो चार प्रकार के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ठीक है, कौन सा मेटासेंट्रिक हो जाएगा, फिर हो जाएगा सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टिलोसेंट्रिक। ये ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, मस्त। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक। देखो मेटासेंट्रिक जो होते हैं ना, जिसके अंदर आ जाते हैं वी शेप्ड सेंट्रोमियर, दोनों आर्म्स जो रहती है ना समान रहती है। ठीक है, वी शेप्ड हो जाते हैं दोनों आर्म, क्या रहती है, समान रहती है। सब मेटासेंट्रिक के अंदर क्या होता है, एल शेप्ड होते हैं ये, एल शेप्ड, यानी कि एक आर्म बड़ी हो जाती है और एक आर्म थोड़ी छोटी हो जाती है। ठीक है, क्या होते हैं, एक आर्म बड़ी और एक आर्म छोटी हो जाती है। फिर देखो एक्रोसेंट्रिक जो होते हैं ना, कैसे होते हैं, जे शेप्ड होते हैं। देखो ये हमने क्या ट्रिक बनाई थी, मस्त बनाई थी, मस्त। ये वाले कैसे होंगे, वी होंगे। ये वाले कैसे होंगे, एल होंगे। ये वाले कैसे होंगे, जे शेप्ड होंगे। ठीक है, एक अत्यंत भुजा छोटी होती है, मतलब एक जो मतलब सेंट्रोमियर जो एक्रोसेंट्रिक के अंदर क्या होता है, मतलब एक आर्म बहुत ही छोटी हो जाती है इसके अंदर, और एक जो आर्म है बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। और फिर आ जाता है हमारा टीलोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर जो होता है ना, मतलब जो पूरा का पूरा क्रोमोसोम आर्म जो है, सेंट्रोमियर टर्मिनल पोजीशन, सेंट्रोमियर इन टर्मिनल पोजीशन, देखिए एक आर्म हमको बिल्कुल दिखाई नहीं देती है इसके अंदर। देखो हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, फिर देखो ये वाला है हमारा सेंट्रोमियर। ठीक है, जो कि कैसा होता है, हमारा डार्क रीजन होता है। ठीक है, और जो और ये टेलोमियर एंड जो होता है ना क्रोमोसोम क्रोमोसोम के, उसको हम टेलोमियर बोलते हैं। इसके पास में कौन सा सीक्वेंस ज्यादा देखने को मिलेगा हमको, 80 रिच सीक्वेंस ज्यादा देखने को मिलेगा, और स्टोन प्रोटीन की जो मात्रा होगी वो भी ज्यादा देखने को मिलेगी। जबकि जो बीच वाला पार्ट होता है ना वो कैसा होता है, लाइट होता है। ठीक है, यूक्रोमेटिन जिसको हम कहते हैं। जो डार्क वाला जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, उस डार्क वाले को क्या कहेंगे, हम हेटेरोक्रोमेटिन बोलेंगे। जो सेंट्रोमियर वाला रीजन होता है ना उसके अंदर स्टोन प्रोटीन कम होती है, सेंट्रोमियर के अंदर स्टोन प्रोटीन कम, और सीक्वेंस कौन सा ज्यादा हो जाएगा, जीसी सीक्वेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो बात करें हम, पी आर्म जो होती है ना, स्मॉल होती है,
देखो जो आम छोटी होती है ना उसको हम क्या कहते हैं पियाम बोलते हैं, और जो आम लॉन्ग होती है ना उसको हम क्या कहते हैं लार्जर आम कहता है। मतलब जो आम छोटी होती है उसे हम पी से डिनोट करते हैं, और जो आम बड़ी होती है उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप देखो क्रोमोसोम बेंडिंग या कैरियोटाइप बेंडिंग बेस्ड ऑन स्टडिंग, या ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, स्टडिंग के ऊपर बेस्ड होती है। फिर देखो ये चार टाइप की होती है, जी बेंडिंग, आर बेंडिंग, सी बेंडिंग, ठीक है, और एक होती है क्यू बेंडिंग। जी बेंडिंग होती है ना वो जियाज्मा स्टेन से हम स्टेन करते हैं इसको। इसके पास में क्या होता है, जियाज्मा के पास में इओसिन होता है और मिथाइलिन ब्लू डाई होती है। ये क्या होता है इसके अंदर एटी रीजन जो होता है ना, हेटेरोक्रोमेटिन रीजन जो होता है वो डार्क होता है। ठीक है, एटी रीजन डार्क होता है, जीसी रीजन जो होता है ना वो यूक्रोमेटिन होता है। ठीक है, जीसी रीजन यूक्रोमेटिन, ये लाइट कलर का होता है। जीसी क्या होता है डार्क, और जीसी लाइट, और यूक्रोमेटिन होता है। ठीक है, और जो प्रोसीजर होती है ना, माइल्ड मात्रा में ट्रिप्सिन दिया जाता है। ठीक है, स्टोन प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाती है। माइल्ड मात्रा में ट्रिप्सिन और जियाज्मा स्टेन दे दिया हम, तो स्टोन प्रोटीन क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी, और एटी ज्यादा होता है जिससे कम होता है। आर बेंडिंग देते हैं तो रिवर्स बेंडिंग भी इसे कहते हैं, तो ये क्या है रिवर्स ऑफ जियाज्मा भी है। इसके अंदर क्या होगा, मतलब हिटरो जो मतलब जीसी वाला रीजन हो जाता है ना, जीसी डार्क हो जाता है। ठीक है, डार्क हो जाएगा तो ये हिटेरोक्रोमेटिन है। ठीक है, और साथ में ये कैसा है, मतलब हिटेरोक्रोमेटिन है। और जीसी और एटी वाला क्या हो जाता है इसके अंदर लाइट हो जाता है। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगी इसके अंदर, हीट डीनेचुरेशन करेंगे और जियाज्मा स्टेन कर देंगे। उसके अंदर हमने क्या दिया था, ट्रिप्सिन से ट्रीटमेंट किया था जियाज्मा स्टेन को। जियाज्मा दिया था, ट्रिप्सिन दिया था, और इसमें हीट देंगे प्रोसीजर में। फिर देखो सी बेंडिंग जो है, इसके अंदर हिटेरोक्रोमेटिन जो होता है ना वो कैसा होता है, डार्क कलर का होता है, और यू क्रोमेटिन जो होता है ना लाइट लाइट कलर का होता है। वो आता है इसके अंदर एटी रीजन जो है डार्क कलर का होगा, और जिसी रीजन क्या हो जाएगा, लाइट कलर का हो जाएगा, यू क्रोमेटिन लाइट। देखो प्रोसीजर क्या होता है इसमें, बेरियम हाइड्रोक्साइड और जियाज्मा स्टेन देंगे। स्टेन तो जियाज्मा ही है, लेकिन साथ में क्या दिया हमने, बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया है इसके अंदर। फिर देखो क्यू बेंडिंग, क्यूनाक्रिन मस्टर्ड स्टेन बेंडिंग। ठीक है, क्यू बेंडिंग क्या होता है इसके अंदर, क्यू बेंडिंग क्यूनाक्रिन मस्टर्ड स्टेन, उसके अंदर क्या होता है, हम फ्लोरोसेंट स्टेन देते हैं। कैसा स्टेन देंगे, स्टेन कौन सा है, फ्लोरोसेंट स्टेन है, और यूवी लाइट देंगे। ये प्रोसीजर रहेगा। यह केवल कॉन्स्टिट्यूटिव हिटोक्रोमेटिन को स्टेन करता है, किसको स्टेन करेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूटिव हिटोक्रोमेटिन को ही स्टेन करता है। फिर आ जाती है टी बेंडिंग, ये क्या करती है, टीलोमियर को स्टेन करती है। टी बेंडिंग जो है वो टीलोमियर को स्टेन करेंगी। फिर आ जाती है आर बेंडिंग। आर बेंडिंग जो होती है ना हमारा, जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन जो होता है उसको स्टेन करती है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर बात करें हम, तो एक होता है पेलिकल, एक होता है मैट्रिक्स मैट्रिक्स, एक होता है क्रो क्रोमोनिमा, एक होता है क्रोमोमियर्स। और प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूटिव रीजन जो है सेंट्रोमियर, और सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूटिव रीजन जो है सेंट्रो कॉन्स्टिट्यूटिव रीजन जो है फर्स्ट, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन रीजन हो जाता है टू। फर्स्ट के अंदर आ जाता है हमारा नॉर, और सेकंड के अंदर आता है टीलोमियर। फिर देखो टीलोमियर जो होता है ना, ये है हमारा सेंट्रोमियर वाला रीजन। ठीक है, ये क्या होता है, हेटेरोक्रोमेटिन होता है, तो इसके पास में क्या होता है, एटीरिच रीजन होता है। तो ये जो बीच वाला रीजन जो होता है ना, यू क्रोमेटिन वाला, जिसके पास में क्या है, जीसी सीक्वेंस ज्यादा है, तो ये क्या है, आउटर कवरिंग है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। अंदर वाले को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। फिर देखो ये होता है हमारा सेंट्रोकीम सेकेंडरी रीजन, सेकंड, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकंड।
इसके पास में क्या होता है, 2, 10, 13, 16 और वाई क्रोमोसोम आता है। ठीक है, और ये हमारा क्रोमोनीमा। फिर देखो, ये आ जाता है हमारा सेटेलाइट डीएनए। सेटेलाइट डीएनए के अंदर क्या होता है हमारा, फर्स्ट के अंदर क्या आता है हमारा, न्यूक्लियर रीजन फर्स्ट। इसके अंदर 13, 14, 15, 21, 22 आ जाते हैं। ठीक है, और ये कहता है सेट शाइन एसिड, शाइन एसिड थाइमोन्यूक्लियोसिनो। देखो, काइनेटोकोर डिस्क लाइक प्रोटीन है। काइनेटोकोर क्या है, डिस्क लाइक प्रोटीन है। इससे स्पिंडल फाइबर आकर अटैच हो जाते हैं। कौन अटैच हो जाता है, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, काइनेटोकोर प्रोटीन, एक क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर है। दो क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम से जुड़े हुए रहते हैं, ये क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। यानी कि दो क्रोमेटिड होते हैं, वो एक सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहते हैं, और क्या बना लेंगे, ये हमारा क्रोमोसोम बना लेंगे। अगर एज ज्यादा हो जाएगी ना, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, टेलोमियर का जो सीक्वेंस है वो कम, टेलोमियर का रीजन कम हो जाएंगे, क्रोमोसोम छोटे होते जाएंगे। ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं प्रोसेस को। फिर देखो, जियंट क्रोमोसोम जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पॉलीटीन क्रोमोसोम, ठीक है, एक होता है लिम्फोप्रोस क्रोमोसोम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है ना, वो किसने डिस्कवर की थी, बाल बियानी ने की थी। किसमें, ये क्या है, सलाइवरी क्रोमोसोम है। और जो किसने, डिप्थेरा, ठीक है, डिप्थेरा आ जाता है, यानी कि जो इंसेक्ट वाले हैं। और क्यूरोनोमस लार्वा और ड्रोसोफिला लार्वा की स्लाइवरी ग्लैंड में अध्ययन करते हैं। किसमें किया, इसके अंदर जो मतलब स्लाइवरी ग्लैंड है, किसकी, हमारी एक तो ड्रोसोफिला की है, एक जो सिनक्रोमस क्यूरोनोमस लार्वा है, उसके अंदर देखते हैं डीएनए एंडोमाइटोसिस करता है। एंडोमाइटोसिस डीएनए रेप्लिकेट विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि न्यूक्लियर का डिवीजन नहीं होगा, उसके भी नहीं क्या हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेट कर जाना, उसको क्या कहते हैं, एंडोमाइटोसिस कहते हैं। एंडोमाइटोसिस कहते हैं, न्यूक्लियर का डिवीजन हो जाना विदाउट, सॉरी, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाना विदाउट इसके न्यूक्लियर डिवीजन के। जैसे ये है हमारा डीएनए है, इससे क्या हो जाएगा, जैसे 2RL, 2R, 2L, 2R और 3L, 3R और 3L। देखो, ये है हमारे इसके अंदर बेड्स दिखाई देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बालबियानी पफ्स। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इसको हम क्या कहते हैं, जो बेल्स दिखाई देते हैं उनको कहते हैं बालबियानी पफ्स कहते हैं, या आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। इग्डियोसोम्स हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे, इग्डियोसोन हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे। यह मेटामॉर्फोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या करेगा, मेटामॉर्फोसिस करेगा। इग्डियोसोम हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, मेटामॉर्फोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और क्या होता है हमारा, इंसेक्ट के लार्वा को एडल्ट इंसेक्ट में बदल देता है। यानी कि जो इंसेक्ट लार्वा जो रहता है ना इंसेक्ट का, उसको क्या करेगा, एडल्ट में परिवर्तित कर देगा। इसके साथ में देखो, जो और क्या करेगा, यह जोइनल हार्मोनी, यह लार्वा को लार्वा अवस्था में बनाए रखता है। ये लार्वा को लार्वा अवस्था में भी बनाए रखता है। यदि पोलिटीन क्रोमोसोम को हीट शॉक प्रोटीन HSP40, HSP70, HSP90 से ट्रीट कर दिया जाए, तो बाल बियानी पफ की संख्या बढ़ जाती है। इससे ट्रीट कर दे पोलिटीन क्रोमोसोम को, मतलब किससे, HSP40, HSP70, HSP90 से ट्रीट कर दे, तो बाल बियानी पफ की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखो, लेम्प ब्रश क्रोमोसोम, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, फ्लेमिंग, रॉबर्ट एंड फ्लेमिंग ने की थी। फिश एंड एम्फीबियन के उस साइट में की थी, यानी कि फिश और जो एम्फीबियन है, हाँ, उसके उस साइट में उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, एम्फीबियन की उस साइट में वेटिलोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं, वाइटिलोजेनेसिस, यानी कि ओक सिंथेसिस एवं स्टोरेज। वाइटिलोजेनेसिस कैसे कहते हैं, हम यौगिक का निर्माण कर ले, निर्माण करके उसको स्टोर करें, तो उसे क्या कहते हैं, वाटोलोजिस कहते हैं। फिर देखो, ये जो हमारा मतलब क्रोमोसोम एक्सिस है, और ये क्या है, लेटरल लूप है।
ये आ जाती है हमारे आरएनए प्रोटीन आ जाती है, बिलेटरल रूप और डीएनए। फिर आ जाता है, देखो अब नया टॉपिक साइटोस्केलेटन। अब जो कोई भी सेल है उसकी जो शेप दिखाई देती है ना, वो किसकी वजह से देखी दिखती है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है, और हमको जो राइबोसोम राइबोसोम जैसा दिखाई देता है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट जैसा दिखाई देता है, आरबीसी नए यानी कि डिफरेंट टाइप की सेल है, वो एक स्पेसिफिक पहचान ली हुई है, वो जो पहचान देने का काम करता है ना, वो काम करता है साइटोस्केलेटन काम करता है। अब साइटोस्केलेटन में तीन टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल, एक होता है माइक्रोफिलामेंट, एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। देखो जो माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना, उनकी जो इसकी जो खोज ना वो किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट्स फ्रेंची ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट्स फ्रेंची ने की थी। ये इसके पास में कहती है ट्यूबुलर प्रोटीन होती है। ठीक है, क्या होती है? ट्यूबुलर प्रोटीन होती है। और ये क्या है? एक तरीके की ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। उसका जो नाम है ना, वो किसने दिया था? सेनेटोर बेक ने दिया था नाम जो है। फिर देखो माइक्रोफिलामेंट जो है, ये क्या है? मतलब एक्टिन मायोसिन इसके पास में है रहती है। ठीक है, एक्टिन मायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन जो ये भी कैसी है? एक प्रकार की ग्लोब्युलर प्रोटीन है। इसके पास में क्या है? एक्टिन मायोसिन है, ट्रोपुलर मायोसिन है। फिर देखो इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर क्या क्या आ जाती है हमारी? ये फाइब्रस प्रोटीन आ जाती है इसके पास में, लेमिन्स डेस्मिड्स केराटिन विम्ब्लास्टिन ये सब आ जाती है, विमेंटिन ये सब आ जाती है। अब देखो माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें। माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है ना, ट्यूबुलर प्रोटीन के बने होते हैं। कौन सी प्रोटीन है इसके पास में? ट्यूबुलर प्रोटीन के है। और ये एक प्रकार की होलो और लूंग है, मतलब खोखली और लूंग है। तो ये दो टाइप पे डिफ्रेंशिएट हो सकती है, एक तो अल्फा ट्यूबुलिन, एक होती है बीटा ट्यूबुलिन। ठीक है, अब देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ये पोलीमराइज हो जाएगी ना, तो एक तरफ तो है इसका पॉजिटिव एंड, जिसको हम बोलते हैं फास्ट ग्रोविंग एंड बोलते हैं, ये पोलीमराइजिंग एंड है। और केपिंग प्रोटीन इसके पास में प्रेजेंट होती है, पोलीमराइजिंग है, फास्ट ग्रोविंग है और केपिंग प्रोटीन है। फिर आती है जीटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको अगर हम दे दें तो इसमें क्या करता है? ये पोलीमराइजेशन करने लग जाता है। ठीक है, ये क्या मतलब जो दूसरा एंड होता है ना उसकी, ये नेगेटिव मतलब स्लो ग्रोथ एंड है। और क्या होता है? हमारा डिपोलीमराइजेशन करता है। माइनस एंड माइक्रो क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजर से टाइटली बाइंड करता है। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजर से टाइटली बाइंड करता है। और जो माइक्रोट्यूब्यूल एमटीओ है, माइनस एंड का डिसेंबली एंड को रोकता है। एमटी एंड जो होता है ना, एमटीओ जो है, ये वाली जो केप लाइक स्ट्रक्चर है, ये कहता है माइनस एंड से डिसोसिएट नहीं हो, इसके कारण से आकर इसके पास में चिपक जाता है। यह एंड का प्रोटेक्शन करता है, यानी जो एंड वाला प्रोटेक्शन है इसको माइनस एंड का क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। और ये वो एमटीओ क्या है? एक तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है। फिर देखो पॉजिटिव एंड पर केपिंग प्रोटीन टाइटली बाइंड हो जाती है। ठीक है, ये हमने देखा। होकर पॉजिटिव एंड का प्रोटेक्शन करती है, एक तरीके से क्या करेगी? पॉजिटिव एंड का प्रोटेक्शन कर देगी। ट्यूबुलर प्रोटीन सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर का निर्माण करती है। जब ना मतलब सेल डिवीजन होता है ना, उस दौरान ये क्या करेगी? स्पिंडल फाइबर का निर्माण करती है। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के भाग से आकर क्रोमोसोम से अटैच हो जाता है। स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे? एक ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या बनाएगी? स्पिंडल फाइबर बनाएगी। स्पिंडल फाइबर जो है मतलब जो काइनेटोकोर है उससे आकर के अटैच हो जाएंगे। अब देखो इल्फा और बीटा जो है मिलकर क्या बनाते हैं? हेटेरोडाइमर बनाते हैं। अब देखो जो माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ना, 13 माइक्रो फिलामेंट से बना होता है। देखो 24.5 नैनोमीटर। यह क्या होती है? ल्यूमन। ल्यूमन के अंदर क्या होती है? 13 फिलामेंट जो है माइक्रोट्यूब्यूल के, वो अरेंज हो जाते हैं। तो फंक्शन देखिए माइक्रोट्यूब्यूल के। तो माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल देखिए, ये सेल शेप को मेंटेन करती है। ठीक है, किसको करेगी? सेल शेप को मेंटेन रखती है। एक तो सीलियरी और फ्लेजेलर मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, सेल शेप को मेंटेन रखती है। और सीलिया का और जो फ्लेजिला का मूवमेंट होता है, वो भी कौन करवाती है? हमारी माइक्रोट्यूब्यूल करवाती है।
ठीक है। यूकेरियोटिक सेल में मोटिलिटी को बनाए रखती है, मोटिलिटी को बनाए रखने का काम भी करेगी यूकेरियोटिक सेल के अंदर। ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है, नहीं जो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है ना उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। और ये क्या करती है, स्पिंडल फाइबर का मूवमेंट, स्पिंडल फाइबर का निर्माण भी करती है। क्रोमोसोम मूवमेंट के, क्रोमोसोम का अगर मूवमेंट हो रहा है आगे पीछे उसको खींचना है तो भी कौन करेगा, हमारा माइक्रोट्यूब्यूल काम करेगा। और क्या करती है ये, किसका किसका ध्यान रखती है, माइटोकॉन्ड्रिया का ध्यान रखेगी और क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है उसको भी बनाए रखेगी। इंट्रासेल्यूलर ट्रांसप्लांटेशन में भी क्या करती है ये, काम करती है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ह्यूमन आरबीसी के अंदर क्या होती है, अब्सेंट होती है। जो ह्यूमन आरबीसी है उसके अंदर क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल अब्सेंट है। फिर देखो नर्व सेल में न्यूरोट्रांसमीटर के कंडक्शन में हेल्प करती है। मतलब न्यू नर्व सेल के पास में नर्व सेल क्या रिलीज करती है, न्यूरोट्रांसमीटर। उनका कंडक्शन करवाने का काम कौन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल करती है। सेंट्रियोल के मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि सेंट्रियोल का मूवमेंट करना है उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है, माइक्रोट्यूब्यूल रेस्पॉन्सिबल है। फिर देखो अब दूसरा आ जाता है हमारा माइक्रोफिलामेंट। देखो जो माइक्रोफिलामेंट है ना वो एक तरीके से थिन है, सॉलिड है, ठीक है, पतला है और सॉलिड है। एक्टिन, मायोसिन और ट्रोफोमायोसिन तीन प्रकार की प्रोटीन है ये, जो कि कौन सी, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। इसका जो डायमीटर होता है ना 5 से 7 नैनोमीटर का ही होता है। ये कितना, 5 से 7 नैनोमीटर का होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे कॉर्टिकल रीजन में पाए जाते हैं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नीचे वाला रीजन है ना उसके नीचे पाए जाएंगे। ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का निर्माण करेंगे, यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीम्स का। एनिमल सेल में सेल डिवीजन के दौरान सेल फ्लो का निर्माण करते हैं, यानी कि जब एनिमल सेल में डिवीजन हो रहा है तो अगर सेल फ्लो का निर्माण हो रहा है तो कौन काम करेगा, हमारा एक्टिन फिलामेंट काम करेगा। ये मसल कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है, अगर मसल को कॉन्ट्रेक्शन करता है तब ये हेल्प करता है। सेल माइग्रेशन में भी हेल्प करता है, सेल को अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना है तब उसका काम करता है। और सेल की शेप को भी बनाए रखता है, ठीक है। सेल शेप को, ये सेल शेप को चेंज करते हैं, यानी सेल शेप जो होती है ना उसको चेंज करते रहते हैं। फिर आ जाता है हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट। चार प्रकार की प्रोटीन से मिलकर के बना होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है। कौन कौन सी है, लेमिन है, डेस्मिन है, केराटिन है और विमेंटिन है। फिर देखो ये माइक्रोट्यूबुल माइक्रो फिलामेंट को जोड़ने का काम करती है। जो हमारी इंटरमीडिएट फिलामेंट होती है ना वो किसका काम करती है, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रो फिलामेंट दोनों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, प्रोटीन का जो डायमीटर होता है ना वो कितना होता है, 8 से 10 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। इपिडर्मल सेल यानी कि टोनोफिलामेंट, इपिडर्मल सेल टोनोफिलामेंट। और नर्व सेल क्या बने, किससे बन के मिली होती है, नर्व फिलामेंट। न्यूक्लियल सेल ग्लाइल फिलामेंट, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी फंक्शंस की बात करें, ये सेल एंड न्यूक्लियस को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट जहां पर भी काम नाम आए तो समझ लेना कि कौन करेगी, हमारी जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो करेगी। मसल सेल में कॉन्ट्रेक्शन यूनिट को इंटीग्रेट करती है। मसल सेल जो होती है ना उसमें जो कॉन्ट्रेक्शन यूनिट होती है उसको इंटीग्रेट करने का काम करती है। फिर देखो अब बात आ जाते हैं हमारे सेंट्रोसोम्स। ये क्या है, डिप्लोसोम्स, यानी कि दो परजेंट होते हैं। दो सेंट्रोसोम जो होते हैं ना, दो सेंट्रियोल्स प्लस सेंट्रोस्फियर मिलके क्या बना देते हैं, हमारे सेंट्रोसोम्स बना देते हैं। दो सेंट्रियोल, ठीक है, दो सेंट्रियोल और प्लस सेंट्रोस्फियर मिलके क्या बना देते हैं, सेंट्रोसोम्स बना देते हैं। बेंडन और बियर ने बताया था, किसने बताया था सबसे पहले, बेंडन और बियर जो है उन्होंने बताया था। इसमें 0+9 का अरेंजमेंट होता है। कितना होता है, 0+9 का अरेंजमेंट होता है। 0 जो होता है सेंटर हब होता है और 9 जो होते हैं ना पेरिफेरल ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा सेंट्रोस्फियर है, ठीक है। और ये क्या है, हमारी दो सेंट्रियोल्स है, एक दूसरे के 90 डिग्री परपेंडिकुलर स्थित होती है। जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना वो कितने होती है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर अर्जेंट होती है। फिर देखो ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, किसमें प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल जो है उसमें प्रेजेंट होती है। लोअर प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, लोअर प्लांट जो होते हैं ना उनमें प्रेजेंट होते हैं। जबकि देखो जो हायर प्लांट सेल है, ईस्ट है, प्रोकैरियोटिक सेल है, नॉन फ्लैजेलेटेड और नॉन सीलेटेड सेल है,
उनमें नॉन सिलिकल प्रोटोजोन्स है, उनके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। कौन सा हायर प्लांट्स होगी, ईस्ट हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल होगी, नॉन फ्लैजिलेटेड सेल होगी और नॉन सिलिएटेड सेल होगी, उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। देखो सेंट्रोमियर की आकृति सीलिया फ्लैजेला में पाए जाने वाले ब्लेफेरोप्लास्ट या प्रोक्सिमल सेंट्रियोल या काइनेटोसोम या बेसल कार्पो कार्पोस्कल्स के जैसे दिखाई देता है। देखो सेंट्रोमियर की अगर शेप की बात करें तो हमारा जो सीलियर फ्लैजिला फ्लैजिला ना उसके अंदर क्या क्या देखने को है, उसके अंदर एक तो ब्लेफेरोप्लास्ट या प्रोक्सिमल सेंट्रियोल्स है, या उसको हम क्या कह देते हैं, काइनेटोसोम्स बोल देते हैं, ठीक है, या फिर बेसल कॉर्पस है, ये सब एक ही है, उनके जैसे दिखाई देता है। सेंट्रोसोम्स क्या है, कोल हिल शेप्ड होता है, कार्ट हिल शेप्ड होता है, ठीक है। अब अगर इसकी बात बोल रहे हैं, दोनों सेंट्रियोल के चारों ओर साइटोप्लाज्म का एक आवरण पाया जाता है। जो दोनों सेंट्रियोल्स है उसके चारों ओर क्या है, मतलब साइटोप्लाज्म का एक आवरण है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोस्फियर कहते हैं। क्या कहेंगे, सेंट्रोस्फियर कहेंगे। सेल साइकिल की G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं, निर्माण होता है। सेल साइकिल जो G2 फेज होती है ना, उसमें क्या होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। सेंट्रोसोम्स प्रोफेज के दौरान ट्यूबुलिन प्रोटीन इनमें पॉलीमराइजेशन भी देखे में भी सहायता करता है। मतलब जो प्रोफेज होती है ना, ठीक है, उसमें जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ना, वो क्या करेंगे, ट्यूबुलिन का पॉलीमराइजेशन करते हैं। फिर देखो ये क्या है, हमारी सबसे बाहर का म्यूसिली या स्टेलाइट क्राउन सेल्स है। फिर ये जो एबीसी है ना, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है। फिर रेडियल स्पोक है, ठीक है। फिर है सेंट्रल हब प्रोटीन है। फिर भाई इसके बीच में आ जाएगी लिंकर प्रोटीन देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर ये है एक्स थिकनिंग है। फिर आ जाती है वाई थिकनिंग आ जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल या कार्ट व्हील 0+9 पैटर्न देखने को मिलता है। सेंट्रियोल के केंद्र में प्रोटीन का बना हुआ एक हब पाया जाता है। सेंट्रियोल का जो मतलब सेंटर है ना, उसमें प्रोटीन का एक हब है, इसे सेंट्रियल हब कहते हैं। प्रोटीन का बना हुआ एक हब आ जाता है, जैसे हम सेंट्रल हब कहते हैं। लिंकर प्रोटीन हो गई ये सेंट्रल हब प्रोटीन हो गई, ठीक है, प्रोटीन का जाल एक तरीके से। ये देखो ये एक्स लिंकिंग है, ठीक है, और ये वाली वाई लिंकिंग है। फिर देखो केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसके पास में क्या है, ट्यूबुलिन है, लिपिड है और एटीपेज एंजाइम होते हैं। क्या क्या होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन, लिपिड और एटीपेज। और डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सेंट्रियोल रेप्लिकेट होते हैं, अर्थात सेंट्रियोल में डीएनए पाया जाता है। मतलब कुछ वैज्ञानिक ऐसे कहते हैं कि जो सेंट्रियोल है ना, यानी कि जो सेंट्रोसोम्स है वो मतलब रेप्लिकेट होते हैं। तो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये बोला, इसका रेस्पॉन्स आंसर दिया कि उनके पास में डीएनए है। फिर देखो फंक्शन, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन की प्रोफेज अवस्था के दौरान स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में सहायता करते हैं। मतलब जो ये सेंट्रोसोम्स होते हैं ना, सेल डिवीजन की कौन सी जो प्रोफेज स्टेज होती है ना, उसमें क्या करेंगे, ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण करने में अपनी भागीदारी देते हैं। और जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है उसके पॉलीमराइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। प्रोफेज स्टेज के दौरान सेंट्रोमियर अपनी भूमिका, सेंट्रोसोम्स जो है अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। अब देखो सीलिया और फ्लैजिला की बात करें, सीलिया जो होते हैं ना, आकार में छोटे होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, मतलब आकार में छोटे हैं और बहुत ज्यादा है। सीलिया एक साथ बीटिंग करते हैं, मतलब एक साथ में बीटिंग करेंगे। यह लोकोमोशन, फीडिंग एंड अडेशन में काम आएंगे। क्या करेगा, लोकोमोशन करेगा, फीडिंग करेगा और अडेशन करेगा। जबकि जो फ्लैजिला है ये आकार में लार्ज होते हैं, संख्या में एक या दो होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से बीटिंग करते हैं, मतलब हर बीटिंग एक साथ में नहीं करेंगे, सब अपना अपना अलग अलग करेंगे। जबकि सीलिया सारे एक साथ में करेंगे बीटिंग, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन में काम आते हैं। जबकि सीलिया क्या काम कर रहा है, लोकोमोशन भी कर रहा है, फीडिंग भी कर रहा है, ठीक है,
फिर है एडिशन भी कर रहा है, यानी कि फल फीडिंग कर रहा है, एडिशन कर रहा है और लोकोमोशन कर रहा है। जबकि जो फ्लैजिला है वो सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन ही कर रहा है। फिर देखो सीलिया और फ्लैजिला का हम ट्रांसफर सेक्शन देखे, इसकी स्ट्रक्चर देखे तो क्या क्या चीज देखने को मिलेगी। एक तो शाफ्ट देखने को मिलेगा, एक बेसल बॉडी देखने को मिलेगी, एक रूटलेट देखने को मिलेगी। ठीक है, शाफ्ट के अंदर क्या होता है, 2+9 पैटर्न देखने को मिलेगा। मतलब शाफ्ट के अंदर क्या होता है, सेंट्रल फाइबर्स सिंगलेट होते हैं, सेंट्रल फाइबर जो है सिंगलेट होते हैं। और जो 9 पैटर्न है पेरिफेरल डबलेट होते हैं और ट्यूबुलिन प्रोटीन इनके पास में होती है। ठीक है, जैसे ये है हमारी ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि क्या है, डबलेट है। ये आउटर डाइनिन प्रोटीन है। कौन सी है, आउटर डाइनिन प्रोटीन। और ये कौन सी है, अंदर साइड प्रेजेंट है, ये बाहर साइड प्रेजेंट, तो इसको क्या बोल दिया हमने, आउटर डाइनिन प्रोटीन। ये अंदर साइड प्रेजेंट है तो इसे बोलते हैं इनर डाइनिन प्रोटीन, एटीपेज। फिर ये हो जाता है मतलब दो के बीच के अंदर जो ब्रिज है, जो कनेक्टेड है, उसे बोलते हैं हम इंटरब्रिज प्रोटीन या नेक्स्ट प्रोटीन बोलते हैं। फिर देखो हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। आउटर डाइनिन प्रोटीन है इसके पास में। ठीक है, और ये है इनर डाइनिन प्रोटीन, और साथ में जो ये कनेक्टेड है जिससे, उससे हम बोलते हैं इंटरबीज या फिर नेक्सिन बोलते हैं, इंटरबीज या नेक्सिन प्रोटीन। फिर ये होता है इनर डाइनिन प्रोटीन। ठीक है, जिसके पास में क्या होती है, एटीपीएज की एक्टिविटी होती है, इनर डाइनिन प्रोटीन जो है। फिर आ जाता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, ये हिटेरो डाइमर है ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है ना। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो क्या है, हमारी हिटेरो डाइमर है, अल्फा ए और बी। फिर बाद में आ जाती है पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ना, 9 डबलेट। फिर आ जाता है रेडियल स्पोक, ये है रेडियल अंदर वाला जो फिलामेंट है उसको बोलते हैं रेडियल स्पोक। फिर सेंट्रल ट्यूबुल्स जो होती है ना वो सिंगलेट होती है, यानी कि डबल स्पर्जेंट होती है। और ये क्या है, हमारी सेंटर शीथ है इसके चारों ओर। फिर देखो बात आ जाती है फ्लेजिलम की। फ्लेजिलम क्या है, विप लेस स्मूथ है। फ्लेजिलम क्या होता है, फ्लेजिलम दो टाइप में, विप लेस स्मूथ, जो मतलब ऐसे ही हुए अपने तरफ एक सींग निकाल रखे बस। पिन सेट का मतलब क्या होता है, मतलब ये सींग तो निकाले रखे, साथ में बारबल स्पाइंस कांटे भी उसके ऊपर देखने को मिल जाएंगे, टिन सेट में क्या होंगे, कांटे।